कैलिफोर्निया 1973। वो 6 फुट 9 इंच का दैत्य था जिसका IQ 85 था। इतना जीनियस कि पुलिस वाले भी उसके दोस्त बन गए थे। 6'9" और जीनियस, पुलिस वाले दोस्त, ये कौन था? यही तो खौफनाक पहेली थी। इस शांत समझदार दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपा था अमेरिका का सबसे ठंडा वहशी सीरियल किलर। लेकिन पुलिस को शक क्यों नहीं हुआ? 1500 IQ वाला एडमंड केम्पर, 10 जाने ली इसने, जिसमें उसकी अपनी माँ भी शामिल थी। मगर उसने अपने जुर्मों के बारे में बाद में जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देगा। हाँ, और जिस बेफिक्री से वो ये सब बताता है मानो कोई फिल्म सुना रहा हो। ये कहानी है इतिहास के सबसे चालाक, वहशी और सबसे ऊंचे कद के सीरियल किलर की। इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? एडमंड एमिल केम्पर का जन्म 18 दिसंबर 1948 को कैलिफोर्निया के बर्बैंक शहर में हुआ। जन्म के वक्त उसका वजन करीब 6 किलो था। 6 किलो पैदा होते ही? अजीब। वो 3 भाई बहनों में बीच का था और इकलौता बेटा। पिता दूसरे विश्व युद्ध के फौजी थे जो बाद में बिजली मिस्त्री बन गए। माँ क्लारनेल मोंटाना की रहने वाली थी। तो परिवार सामान्य लगता है, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ माँ बाप के रिश्ते में थी। क्लारनेल हमेशा अपने पति के काम को छोटा समझती थी, उसे कोसती थी। एडमंड केम्पर सीनियर ने बाद में कहा, जंग के मैदान और एटम बम की टेस्टिंग भी क्लारनेल के साथ रहने से ज्यादा आसान थी। बाप रे, मतलब घर का माहौल बहुत खराब था। बेहद खराब। एडमंड सिर्फ 9 साल का था जब माँ बाप अलग हुए और 4 साल बाद तलाक हो गया। एड को अपने पिता से बहुत लगाव था। उनका जाना उसके लिए बड़ा सदमा था। और माँ क्लारनेल का बर्ताव कैसा था एड के प्रति? क्लारनेल एड को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एडमंड की माँ और बहनें उसे रोज बेइज्जत करती, उसे छोटा महसूस कराती। जब एड बड़ा होने लगा तो उसकी माँ ने उसे बहनों के साथ एक कमरे में रखना भी असुरक्षित समझा। असुरक्षित क्यों? क्योंकि एड अपनी बहनों की बार्बी डॉल्स के सर तोड़ देता था और उनके साथ अजीब हरकतें करता था। माँ ने उसे बेसमेंट में रहने भेज दिया। उसे लगता था वो बहनों के लिए खतरा है। लेकिन उसे मदद दिलाने के बजाय बेसमेंट में भेज दिया, ये कैसी माँ थी? क्लारनेल ने मदद नहीं मांगी। उसने एड को घर से और दूर कर दिया। पहले हेलेना मोंटाना में नाना नानी के पास। एड को लगता था जैसे उसे नर्क में भेज दिया गया है। एड के मुताबिक नाना नानी उसे नीचा दिखाते और बुरा बर्ताव करते। तो वो लगातार रिजेक्ट हो रहा था, पहले माँ बाप से, फिर नाना नानी से। बिल्कुल। और यहीं से उसके अंदर का अंधेरा और गहरा होता गया। वो स्कूल में खोया खोया रहता। उसे क्रोनिक ड्रीमर कहा जाता। स्कूल काउंसलर से भी मिला, पर किसी ने उसके अंदर पल रहे शैतान को नहीं पहचाना। और उसके हिंसक ख्याल वो और बढ़ते गए। उसे औरतों पर हावी होने और हिंसा के ख्याल आने लगे। उसे लगता था कि वो अपने दोस्तों से बेहतर है, उनमें घुल मिल नहीं पाता था। अकेलापन और गुस्सा बढ़ता गया। क्या उसने जानवरों को भी मारा? सीरियल किलर्स की शुरुआत अक्सर वहीं से होती है। हाँ, उसने परिवार की 2 बिल्लियों को मारा। एक को गला घोंटकर पिछवाड़े में दफना दिया, दूसरी के टुकड़े टुकड़े करके अपनी अलमारी में छुपा दिए। उसके सर को एक वेदी जैसी जगह पर रखा। जब पकड़ा गया तो बड़ी आसानी से झूठ बोल गया और उसे अपनी बात पर यकीन भी दिला दिया। झूठ बोलने में माहिर था शुरू से ही। वो अपनी इस काबिलियत को और निखारता गया। एक ऐसा मुखौटा तैयार कर रहा था जिस पर दुनिया भरोसा करे, जबकि अंदर ही अंदर वो और खतरनाक होता जा रहा था। तो उसने पहला इंसान कब मारा? 12 साल की उम्र में, जब वो अपने दादा दादी के पास रह रहा था। क्रिसमस 1963 की छुट्टियों के बाद एड वहीं रह गया। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था, उसके ग्रेड्स खराब थे, पर दादा दादी के फार्म पर रहना उसे ठीक लग रहा था, कुछ वक्त के लिए। फिर क्या हुआ? एड की दादी मॉड केम्पर उसे लगातार टोकती रहती थी। एड को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। 27 अगस्त 1964 को रसोई में बहस के दौरान एड ने राइफल उठाई, वही राइफल जो उसके दादा ने उसे दी थी, और अपनी दादी के सर पर गोली मार दी। अपनी दादी को? हे भगवान! वो यही नहीं रुका। उसने किचन के चाकू से उन पर कई वार किए। लाश को बेडरूम में घसीटकर ले गया। फिर जब दादा घर लौटे, उसने दादा को भी? हाँ, जैसे ही एडमंड केम्पर सीनियर घर में दाखिल हुए, एड ने उनके सर के पीछे गोली मार दी। फिर उसने अपनी माँ को फोन किया। अपनी माँ को? कत्ल के बाद उसने क्या कहा?
उसने कहा, मैंने दादी और दादा को मार दिया है, पता नहीं आगे क्या होगा। क्लार्नेल ने उसे पुलिस को फोन करने को कहा। एड ने वैसा ही किया। अविश्वसनीय, इतनी कम उम्र में 2 कत्ल। पुलिस आई, एड ने जुर्म कबूल कर लिया। उसे कोर्ट द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सक के पास भेजा गया, जिसने उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिक बताया। कैलिफोर्निया यूथ अथॉरिटी ने उसे एड्सकाडेरो स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया, जो मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के लिए था। तो उसे जेल नहीं हुई, हॉस्पिटल? हाँ, क्योंकि वो नाबालिग था। पर एड्सकाडेरो में एड ने फिर अपना वही मुखौटा पहन लिया। वो एक आदर्श कैदी बन गया। उसने डॉक्टरों के साथ पूरा सहयोग किया, टेस्ट्स में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि दूसरे मरीजों के टेस्ट लेने में मदद भी की। मतलब वो सिस्टम को बेवकूफ बना रहा था, अपना IQ इस्तेमाल करके। बिल्कुल, उसने इलाज और ठीक होने की भाषा सीख ली। वो जानता था कि डॉक्टरों को क्या सुनना है। उसने डॉक्टरों को यकीन दिला दिया कि वो ठीक हो गया है, कि उसे अपने किए पर पछतावा है। और डॉक्टरों ने मान लिया? हाँ, उन्होंने यूथ अथॉरिटी को सिफारिश की कि एड अब समाज के लिए खतरा नहीं है और उसे उसकी माँ के पास वापस भेज देना चाहिए, सख्त मनाही के बावजूद। क्या डॉक्टरों ने मना किया था? हाँ, एड्सकाडेरो के डॉक्टरों ने साफ कहा था कि उसे माँ के पास वापस नहीं भेजना चाहिए, लेकिन यूथ अथॉरिटी ने उनकी सलाह नजरअंदाज कर दी। 28 दिसंबर 1959 को अपने 21वें जन्मदिन पर एडमंड केम्पर रिहा हो गया। ये तो बहुत बड़ी गलती थी। और इस गलती की कीमत बहुत भारी पड़ी। एड वापस अपनी माँ क्लार्नेल के पास सेंटा क्रूज चला गया, लेकिन कुछ बदला नहीं था। माँ बेटे के झगड़े रोज होते थे, इतने भयानक कि पड़ोसी जाग जाते। माँ उसे लगातार बेइज्जत करती, उसे नामर्द कहती। तो वही पुराना पैटर्न फिर से शुरू हो गया। हाँ, और एड का गुस्सा फिर उबलने लगा। वो पुलिस अफसर नहीं बन पाया था। उसकी माँ उसे ताने मारती थी। वो फिर से बेसमेंट में रहने लगा। लेकिन अब वो बच्चा नहीं था। वो फुट 9 इंच का जवान आदमी था, जिसके अंदर सालों का गुस्सा और नफरत भरी थी। और बाहर वो क्या कर रहा था? उसने हाईवे डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली, एक मोटरसाइकिल खरीदी, फिर एक कार, एक 1959 फोर्ड गैलेक्सी, जो बिल्कुल किसी अनमार्क पुलिस कार जैसी दिखती थी। बहुत सुविधाजनक। पुलिस कार जैसी? मतलब वो हाँ, वो हिच हाइकर्स को उठाने लगा, खासकर कॉलेज की लड़कियों को। वो उन्हें अपनी कार में बिठाता, उनसे बातें करता, उनका भरोसा जीतता। ये सब उसके लिए एक प्रयोग जैसा था। वो देख रहा था कि वो कितनी आसानी से किसी को अपनी बातों में फंसा सकता है, बिना किसी अंजाम के डर के। कितने वक्त तक उसने ये किया? सिर्फ उठाना और छोड़ देना। 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा लड़कियों को उसने लिफ्ट दी होगी। वो अपनी हिंसक कल्पनाओं में खोया रहता, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का सही मौका और सही शिकार ढूंढ रहा था। और फिर वो मौका आ गया। 7 मई 2172 एडमंड केम्पर ने 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, मैरियन पेस्की और अनीता लुचेसा को लिफ्ट दी। वो फ्रेस्नो स्टेट कॉलेज की छात्रा थी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जा रही थी। वही पहली शिकार। एड उन्हें एल्मेदा के पास एक सुनसान जंगली इलाके में ले गया। पहले उसने अनीता को ट्रंक में बंद किया और फिर मैरी एन की तरफ मुड़ा। ए भगवान! उसने मैरी एन के हाथ हथकड़ी से बांधे, उसे पिछली सीट पर लिटाया, मुंह पर प्लास्टिक बैग डाला और टेरी क्लॉथ से गला घोंटने की कोशिश की। मैरी एन ने बैग में दांतों से छेद कर लिया। कपड़ा टूट गया। एड गुस्सा हो गया। उसने चाकू निकाला और मैरी एन पर तब तक वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फिर उसने उसका गला काट दिया। दिल दहल गया। और अनीता? वो उसे ट्रंक से निकालकर ले गया और एक बड़े चाकू से उस पर भी कई वार किए। फिर वो लाशों को अपनी माँ के डुप्लेक्स अपार्टमेंट में ले गया। अगली सुबह उसने बाथरूम में सिंडी शॉल, उसकी तीसरी शिकार, जनवरी 1973 की लाश के टुकड़े किए। उसने गोलियों के निशान मिटाने के लिए सिंडी का सर काट दिया और माँ के पिछवाड़े में दबा दिया। ये आदमी नहीं, शैतान है। वो हैवानियत की हदें पार कर रहा था। उसने लाशों के साथ वैसी हरकतें की, उनके टुकड़े किए, कुछ हिस्सों को खाया भी। वो कहता था कि ऐसा करके वो उन्हें हमेशा के लिए अपना बना रहा है। खाने की बात, ये तो कैनिबलिज्म हुआ। हाँ, और ये सब करते हुए भी वो बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल सामान्य बना रहा। वो सेंटा क्रूज पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बार में जाकर ड्रिंक्स लेता, उनसे दोस्ती गांठता, उन्हें बिग एड कहकर बुलाते थे। किसी को शक तक नहीं हुआ। पुलिस वालों को भी नहीं? वो कैसे इतना अंधा हो सकते थे? एड बहुत चालाक था। उसका IQ 448 था। वो लोगों को पढ़ना जानता था, उन्हें अपनी बातों में लाना जानता था।
उसने अस्पताल में डॉक्टरों को बेवकूफ बनाया था, अब वो पुलिस को बना रहा था। वो पुलिस से उनके गश्त के रास्ते पूछता, सबूत कैसे छुपाएं इस पर बातें करता। वो सीख रहा था लगातार। और कत्ल का सिलसिला जारी रहा। हाँ, सितंबर 1972 में उसने 15 साल की आइको को उठाया, फरवरी 1973 में 18 साल की सिंडी शॉल को, फिर 23 साल की रोजालिंड थॉर्प और 20 साल की एलिस लू को। उसका तरीका लगभग एक जैसा था, लिफ्ट देना, सुनसान जगह ले जाना, गला घोटना या गोली मारना और फिर लाश के साथ वहशीपन। पुलिस क्या कर रही थी? इतने सारे लड़कियां गायब हो रही थीं। पुलिस परेशान थी। सेंटा क्रूज में दहशत फैली हुई थी। हिचहाइकिंग करने वालों को सख्त चेतावनी दी जा रही थी। कॉलेज कैंपस में डर का माहौल था, लेकिन सबूत कम थे, गवाह कोई नहीं था और उनका अपना दोस्त बिग एड उन पर नजर रखे हुए था। क्या उसने कभी गलती की? कोई सुराग छोड़ा? सिंडी शॉल की लाश मिलने के बाद पुलिस को कुछ अंदाजा हुआ कि ये किसी एक ही व्यक्ति का काम हो सकता है, लेकिन फिर भी एड शक के दायरे से बाहर था। वो इतना सामान्य लगता था। और वो कैसे पकड़ा गया? आखिर में क्या हुआ? कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आना अभी बाकी था। ईस्टर वीकेंड, अप्रैल 1973, एड ने फैसला किया कि अब उसकी मां क्लारनेल के साथ उसके भयानक रिश्ते का अंत करने का वक्त आ गया है। उसने अपनी माँ को 5:15 सुबह एड ने रसोई से हथौड़ा उठाया और अपनी सोती हुई मां के कमरे में गया। उसने एक पल के लिए उसे देखा और फिर पूरी ताकत से उसके सर पर वार कर दिया। फिर उसने चाकू से उसका गला काट दिया। हे भगवान! लेकिन ये काफी नहीं था। उसने मां का लैरिंक्स वॉइस बॉक्स निकाला और उसे कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, पर मशीन ने उसे उगल दिया। एड को ये अजीब तरह से सही लगा, जैसे मां आखिर तक चुप नहीं होना चाहती थी। उसने मां के सर को शेल्फ पर रखा और उस पर घंटों चिल्लाता रहा, उस पर डांट फेंके। ये तो पागलपन की हद है। इसके बाद उसने अपनी मां की एक दोस्त सैरा हेलेट को डिनर पर बुलाया। जैसे ही सैरा घर में दाखिल हुई, एड ने पहले हाथ से और फिर आइकोकू के स्कार्फ से उसका गला घोंट दिया। क्यों? सैरा हेलेट का क्या कसूर था? एड नहीं चाहता था कि कोई और उसकी मां की लाश को देखे और उस पर शक जाए। उसका प्लान था कि वो गायब हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि क्लारनेल और सैरा साथ में कहीं चली गईं। तो क्या वो भाग गया? हाँ, उसने लाशों को अलमारी में छुपाया, थोड़ा साफ सफाई की और फिर सैरा की कार लेकर पूर्व की तरफ निकल पड़ा, कोलोराडो की ओर। करीब 18 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो पुएब्लो, कोलोराडो पहुंचा। और वहीं उसने पुलिस को फोन किया। हाँ, वो थक चुका था, भावनात्मक रूप से टूट चुका था। उसने एक फोन बूथ से सेंटा क्रूज पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया। शुरू में तो पुलिस को लगा कि ये कोई मजाक है। उन्हें एड को यकीन दिलाना पड़ा कि वो सच बोल रहा है। उसे यकीन दिलाना पड़ा कि उसने कत्ल किए हैं। हाँ, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त बिग एड ये सब कर सकता है। एड को पुलिस को बताना पड़ा कि वो कहाँ है। आखिरकार पुएब्लो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और फिर मुकदमा चला। हाँ, एड ने 8 हत्याओं का जुर्म कबूल किया। उसके वकील ने फिर से पागलपन का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन एड ने गवाह के कटघरे में खड़े होकर जो बातें कहीं, उसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने बड़ी बेबाकी से अपने सभी जुर्मों का, अपनी वहशी कल्पनाओं का, यहाँ तक कि लाशों के साथ किए गए यौन कृत्यों और कैनिबलिज्म का भी जिक्र किया। उसने कोर्ट में ये सब कबूला? हाँ, बिल्कुल शांत तरीके से, जैसे वो कोई कहानी सुना रहा हो। उसने कहा कि जब वो लड़कियों को मार रहा था तो उसके दिमाग में बस यही था कि वो उसकी हो जाएंगी, सिर्फ मौत ही उन्हें उसका बना सकती थी। रोंगटे खड़े हो गए। जूरी को फैसला लेने में कितना वक्त लगा? सिर्फ 5 घंटे। एडमंड केम्पर को सभी 8 मामलों में फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। सजा क्या हुई? उसे उम्र कैद की सजा हुई। उसे वैकाविल मेडिकल फैसिलिटी में एक छोटे ऑब्जर्वेशन पीरियड के बाद फोल्सम की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। एडमंड केम्पर आज भी जेल में है। वो एकदम स्वस्थ है और अपने किए पर उसे कोई पछतावा नहीं है। वो आज भी इंटरव्यू देता रहे, अपनी कहानी सुनाता है, शायद उसी शोहरत के लिए जो उसे हमेशा से चाहिए थी। ये कहानी एक भयानक याद दिलाती है कि कैसे सबसे सामान्य दिखने वाले मुखौटे के पीछे भी सबसे घिनौना शैतान छिपा हो सकता है, और कैसे समाज कभी कभी सबसे बड़े खतरों को पहचानने में नाकाम हो जाता है। अगर आपको ये सच्ची आपराधिक घटनाएं और उनकी तहकीकात पसंद आई है
तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम एक ऐसे सीरियल किलर के दिमाग में उतरेंगे जिसकी सच्चाई आपकी सोच से भी परे है।